Very good evening, dear students, and today our topic is histogram, and that was also a part of that series diagrammatic and graphical representation of data. बार डायग्राम हमने पुराने वाले में कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा हिस्टोग्राम। देखिए, हिस्टोग्राम आपके ग्राफ के अंतर्गत आता है, बार डायग्राम आपके डायग्राम्स के अंतर्गत आता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब मैंने हिस्टोग्राम कहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के प्रभाव को दर्शाया जाता है, इसलिए 2 डायमेंशनल होता है, इसीलिए इसको एक्सिस पर बनाना जरूरी है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बेसिस पर या वर्टिकल बेसिस को हॉरिजॉन्टल पर नहीं दर्शाते, यहाँ पर दोनों एक्सिस का यूज होगा जो कि प्रभाव को दर्शाएगा। ठीक है ना। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास इंटरवल की सहायता से दर्शाने की कोशिश की जाती है। दिस वन इज ओनली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लास इंटरवल्स। हम क्लास इंटरवल्स पर आने वाले फ्लैक्चुएशंस को, उनकी फ्रीक्वेंसीज को दर्शा देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि क्लास इंटरवल्स के अंतर्गत, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हिस्टोग्राम को जब भी हम बना रहे होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए बनता है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए नहीं बनता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि जब भी आप कहीं से किसी भी जगह का पर्टिकुलर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक निश्चित अंतराल पर कलेक्ट किए गए डाटा पर ही भी विचार करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी मैंने आपका डाटा लिया, 5 मिनट पीछे आपका डाटा ले लिया, फिर 4 दिन बाद ले लिया, फिर 7 दिन बाद ले लिया, फिर मैं 2 मिनट बाद ले लूँ। तो ऐसा क्या होगा, ये डाटा जिसके अंदर कुछ भी चीज़ सिस्टमेटिकली और लॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट होकर नहीं आ रही होती है, तो हम उसमें आने वाले प्रभाव का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जैसे मैंने आपको एक अपने वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी रोड के कॉर्नर पर एक एक्सीडेंट हुआ एक दिन, तो कोई गौर नहीं करेगा, मगर दूसरे दिन भी 2 हुए, फिर किसी दिन 4 हुए, फिर आपके 7 हुए, तो हुआ क्या, लगातार अब वो सोच का विषय बन जाएगा कि आखिरकार वहाँ पे कितनी अंतराल पर कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका क्लास इंटरवल्स है वो उसके अंतर्गत हम एक कंटिन्यूटी के अंतर्गत उस रिपीटिशन वैल्यू का प्रभाव देखना चाहते हैं कि कितने फ्लैक्चुएशन या वेरिएशन इस पर्टिकुलर डाटा में आ गए थे। तो हिस्टोग्राम के अंतर्गत जो भी न्यूमेरिकल डाटा आपके पास कलेक्ट होकर आता है, तो जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस आपकी एक्स एक्सिस पे ली जाती हैं, और जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं कहूँ क्लासेस के अंतर्गत जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज, जो भी रिपीटिशन वैल्यू आई है, जिसको आप फ्लैक्चुएशन बोलेंगे, वो फ्लैक्चुएशन या वो फ्रीक्वेंसीज आपकी वाई एक्सिस पर दर्शाई जाती हैं। और देखो, माइंड में थोड़ा सा फीडअप करने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है वो समतल पर रहता है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे रहता है। तो जब इसमें रह रहा होगा तो निश्चित तौर पर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी प्रभाव आ रहा होगा, या जो भी वेरिएबल होगा जिसमें चेंजेस होने हैं, वो समतल पर रह रहा होगा, उसी में चेंजेस हो जाते हैं। तो वो अपने प्रभाव को, जैसे जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर थोड़ा सा प्रभाव आ जाए तो उसके तौर तरीके, लाइफ स्टाइल, लाइवलीहुड में भी प्रभाव आ जाता है। तो उस फ्लैक्चुएशन को देखना, किसी भी के पास कुछ ना हो, एकदम अचानक कुछ आ जाता है, वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है, तो उसके फ्लैक्चुएशन को हम वाई एक्सिस पर शो कर देते हैं। ये सब समझाने के लिए बेसिकली, बाकी इसको हम कोऑर्डिनेट की एक्सिस हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं कि वाई वी आर गोइंग टू टेक दिस ऑल वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस। मगर माइंड में फीडअप करने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रहे बस। ठीक है ना। तो जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब मैंने क्लास इंटरवल की बात आपसे कही है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम कभी भी आपके डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं बनते हैं, ये सिर्फ आपके कंटिन्यूस सीरीज के लिए ही बनते हैं। ठीक है ना। जो इसमें भी हाँ, आपके हिस्टोग्राम्स को दर्शाने के लिए इसके अंदर भी आपको रेक्टेंगल्स का ही यूज करना पड़ता है, मगर यहाँ पर जो रेक्टेंगल की विड्थ है, जो मैग्नीट्यूड है, जो रेंज है, वो फिक्स नहीं होती कि आपने मान ली कि 1 सेंटीमीटर। वो तो जो आपका क्लास इंटरवल आता है, उस क्लास इंटरवल का जितना विड्थ है, जितना रेंज है, जितना डिस्टेंस है, वही उसकी विड्थ होती है आपके रेक्टेंगल की। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का है तो सभी के क्लास इंटरवल एक जैसा ही होगा। जब भी आपका हिस्टोग्राम बनकर तैयार होगा तो वो सभी रेक्टेंगल्स एक ही साइज के बन जाते हैं। दूसरा, ये जो रेक्टेंगल्स बनके तैयार होते हैं, इनकी लेंथ क्या होगी, इनकी हाइट क्या होगी,
वो उस फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो उस फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है जिसके आधार पर आपने इस क्लास इंटरवल के फ्लैक्चुएशन को देखा था, या कितनी बार इस पर्टिकुलर ग्रुप में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में लगातार रिपीटेशन हुआ था, चेंजेस हुए थे। वो तो द लेंथ एंड हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड रेसिप्रोकली as per the frequency, and the width or the range or the magnitude of this of all rectangles should be equal to the class interval, ठीक है ना। and these all class intervals should be on the x-axis and the frequency, that one is a representation of fluctuation of this all class intervals, should be on the y-axis। ये तो आपके हिस्टोग्राम के बारे में बात हो गई। मगर हिस्टोग्राम आपके 4 तरीके से बनते हैं। बन तो कंटिन्यूस सीरीज बने हैं, बट देयर आर 4 मेन पार्ट्स दैट शुड बी डिस्कस्ड इन हिस्टोग्राम। पहली चीज, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए ही आपका हिस्टोग्राम बनता है, जैसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। दूसरा, आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए भी आपके हिस्टोग्राम बनते हैं, मगर अनइक्वल आपके क्लास इंटरवल्स होते नहीं, तो उनको एडजस्टमेंट फैक्टर की सहायता से इक्वल क्लास इंटरवल में चेंजेस कर लिया जाता है। तीसरे होते हैं जहां पर आपके सामने न्यूमेरिकल डेटा में सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, तो उसके आधार पर भी आपको हिस्टोग्राम्स बनाने होते हैं। तो मिड पॉइंट पर क्योंकि वो डिस्क्रीट डेटा हो गया तो हिस्टोग्राम बन नहीं सकता, तो फिर से आपके मिड पॉइंट्स को हम क्लास इंटरवल में चेंजेस कर लेते हैं। तो जो क्लास इंटरवल्स बन के फिर तैयार हो जाते हैं तो हमारे सामने कंटिन्यूस सीरीज बन जाती है, फिर हम हिस्टोग्राम का निर्माण कर लेते हैं। And the fourth part is there for the inclusive series, where you will find it out that the data is not an exclusive one. That means the continuity cannot be count. So it becomes more and more essential whatever the inclusive data is there in front of you should be converted into the exclusive. तो there are 4 types of histograms। तो मैं कहता हूँ एक हिस्टोग्राम आपके इक्वल क्लास इंटरवल पर है, दूसरा आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल पर है, तीसरा आपका मिड पॉइंट पर है, और फोर्थ आपका इंक्लूसिव क्लास सीरीज के लिए, इंक्लूसिव क्लास सीरीज के लिए। ये 4 टाइप के हिस्टोग्राम्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है ना। और ये चारों ही आपके कन्वर्ट होकर इक्वलिटी में आ जाते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल में आ जाते हैं, जब ही हम हिस्टोग्राम को बना पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो and we are going to present a numerical to understand the histogram for the equal class interval. Before we are going to pause this video, rub this particular part on this whiteboard. Dear students, as myself is going to pass the information in all the past videos, if you are going to like this video, if it is more and more helpful for you, then please like, subscribe and share to others also, because हो सकता है that one is not more and more fruitful for you, but could be possible that it will be more and more fruitful for those person or those students, those who are economic weak or those who have some this kind of particular circumstances, that is why they are not in the position to go and attend some particular classes or coachings. So that one is more and more important for you all. So dear students, we are going to rub this particular portion and going to represent a numerical data for the equal class interval. वो देना हट। पानी की बोतल का है भाई। चलो, जस्ट अ मिनट ओनली। देखिए, हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। सपोज करिए आपके सामने कोई डेटा दिया गया है और मैं कहता हूं, मान के चलिए ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मैं ऐसे ना लूँ,
मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, लास्ट में छोटा पड़ जाता है, फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपके सामने ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी ले लेता हूँ। जो भी डाटा दिया हो, सेल्स का दिया हो, तो मैं उसके सेल्स पर्सन्स को ले लेता हूँ, ठीक है ना। या किसी मान के चलिए मार्केट के अंदर एक वेरिएबल दे दिया हो आपके मार्केटिंग का, ठीक है ना, मार्केटिंग में होने वाले एक्सपेंसेस का और मार्केटिंग में आने वाले फ्लैक्चुएशंस का, जो भी हो। मैंने स्टूडेंट्स को ले लिया, मान के चलिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 20 है, ये आपके 25 है और ये आपके 10 है, ठीक है ना। जस्ट मान लिया मैंने डाटा। So histogram for an equal class interval and the numerical data is that that the marks of students are given to you and the number of students those who receive this all marks, and they are saying, dear students, draw a histogram for the equal class interval, या draw a histogram for this particular data। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो बनकर तैयार होता है ये आपके इक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनता है। तो सबसे पहले आप इक्वल क्लास इंटरवल देखें कि वास्तविकता में हिस्टोग्राम की बात करी है, तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल पे पहुंचना है। तो देखिए 10 से 0 गया 10, 20 से 10 गया 10, 30 से 20 गया 10, 40 से 30 गया 10, 50 से 40 गया 10, 60 से 50 गया 10, 70 से 60 गया 10। सभी जगह आपका क्लास इंटरवल इक्वल है। दैट मीन्स मैं अपर लिमिट में से अगर लोअर लिमिट माइनस करता हूं तो इक्वल क्लास इंटरवल निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्लास इंटरवल इक्वल है, तो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए दिया गया है। रेंज दी गई है, दैट मीन्स ग्रुप दिया गया है, पार्ट क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो दैट मीन्स आपकी कंटिन्यूअस सीरीज भी है। दैट मीन्स अब ये हिस्टोग्राम इजीली बन सकता है। तो जब मैं इसको आपके एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैंने कहा ये जो वेरिएबल होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, जो वेरिएबल है उसी को ही हम आपके एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इसके फ्लैक्चुएशन को दर्शाने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब आपके सामने एक्सिस बना के तैयार कर रहा हूं। एक्सिस भी तो यार बोर्ड भी तो छोटा है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है ना। अब मैं इसमें स्केल ले रहा हूं। स्केल देखो आपको किसी में लेना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा सपोज आपने कहा कि 10 मार्क्स इजकल टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। आपने कहा 5 स्टूडेंट्स इजकल टू 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। ये आपने स्केल मान लिया है। अब मैं बनाता हूं, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन है। मैं ये कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी ये थी, तो यहां पर पहुंचा तो ये होता है आपका 10, फिर ये आपका होता है 20, फिर ये आपका होता है 30, फिर ये आपका होता है 40, ये आपका होता है 50, ये आपका होता है 60, ये आपका होता है 70, ठीक है ना। क्लास इंटरवल्स को आपने एक्सिस पे ले लिया। अब इनके फ्लैक्चुएशन के लिए आपने कहा 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, तो मैंने इसको ही मान लिया कि ये आपका 1 सेंटीमीटर 5 है, ये आपका 10 हुआ, ये आपका 1 सेंटीमीटर 15 हुआ, ये आपका 20 हुआ, ये आपका 25 हुआ, ये आपका 30 हुआ, ये आपका 35 हुआ। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ स्केल हाथ के थ्रू मेजर मान के चल रहा हूँ, मगर जब आप बनाएंगे तो स्केल की सहायता से, ठीक है ना, स्केल की सहायता से स्केल्स के थ्रू मेजर करके ऑन द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर यू विल गो टू स्टैंड फॉर द 10 मार्क्स, you are going to stand for the 20 marks, and equal gap should be there in for the 1 centimeter, and the same thing is there for the y axis also, equal लेके ही चलनी है आपको, ठीक है ना। अब ये देखिएगा 0 to 10 मार्क्स पर बच्चों की प्रेजेंस कितनी है, या बच्चों का रिपीटेशन कितना है, बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 है।
तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इस लाइन को आपने इससे ज्वाइन कर दिया, आपने वाई एक्सिस पे इसके फ्लैक्चुएशन को शो कर दिया। मगर दूसरा रेक्टेंगल जो आप बनाओगे तो गैप दे के नहीं बना रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड कंपैरेटिव स्टडी तो होगी, साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी बताने में सक्षम होंगे कि एक वेक्टर का प्रभाव दूसरे पर कितना है। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट के लिए 2 डायमेंशन थ्योरी होती है ये। दूसरा है 10 to 20 पर 10 मार्क्स, तो आप ये 10 पर गए, ये 20, ये आपने इस रेक्टेंगल को मैच कर दिया। 20 to 30 पर 15 है आपका, थर्टी टू 14 पर 17 है, 17 समथिंग आपके यहाँ होगा, फिफ्टी टू 40 to 50 पे आपका 20 है, फिफ्टी टू 60 पे आपका 25 है, 60 to 70 पे आपका 10 है, और 10 आपका कहाँ है, ये यार सही, ठीक है ना। अभी देखिए 0 to 10 ये आपका 5 था, 10 to 20 ये आपका 10 था, 20 to 30 ये आपका 15 था, 30 to 40 ये आपका 17 था, 40 to 50 ये आपका 20 था, 50 to 60 ये आपकी फ्रीक्वेंसी 25 थी, 60 to 70 ये आपकी फ्रीक्वेंसी 10 थी। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो इस चीज़ को दर्शा देता है कि कंटिन्यूस सीरीज में बना हुआ है। अगर गैप होता तो मालूम पड़ता कि डिस्क्रीट सीरीज में भी बन गया, मगर ये लगातार चल रहा है। दैट मीन्स आपके हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में बनते हैं। यहाँ से आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर पा रहे हैं कि डाटा आपके 5, 10, 15, 17, 20, 25 पहले लगातार धीमे 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 करता है, एक उच्च सीमा तक गया है, उसके बाद फिर नीचे आया है। दैट मीन्स द चेंजेस इन अ फ्लैक्चुएशन इज शोइंग टू यू दैट a little bit changes is going to be start on, a little bit changes is there at initial stage, then some boost up come up, and then up to reach to the maximum height, then a decline comes out। तो फ्लैक्चुएशन पहले धीमे धीमे बदलाव हुआ है और उच्च सीमा पर जाने के बाद फिर नीचे आया है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी तो कर ही रहे हैं आप, साथ में ये भी दर्शा सकते हैं कि एक फैक्टर का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बन के तैयार होते हैं उन्हें हम आपका हिस्टोग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। ये देखिए थोड़ा कोई पतला भी हो गया, कोई वैसा भी हो गया है, जबकि 1 सेंटीमीटर पे सब एक जैसे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। इनके अंदर आपको शेडिंग डिजाइनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आपका न्यूमेरिकल डाटा है जो कि बदलाव को दर्शाता है। ये किसी के माइंड में फीडअप करने की चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ वो है कि दूसरे व्यक्ति को ये न्यूमेरिकल डाटा समझ में नहीं आ रहा था, तो इस डायग्राम की सहायता से उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है ना। सो दिस वन इज अ हिस्टोग्राम एंड आई थिंक इट इज़ अंडरस्टेबल टू ईच एंड एवरी वन। सो थैंक यू, आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।